लोगों को सादर नमस्कार। उत्सवों के देश भारत में आज रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग एक नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। यद्यप पहले भी हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि परियोजना विधि क्या है। परियोजना विधि के आज के बारे में चर्चा हो गई है, परियोजना विधि के परिभाषाओं की चर्चा हो गई है। आज जो है हम परियोजना विधि के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो सिद्धांतों में अगर आप देखें तो उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत परियोजना विधि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्रियाशीलता का सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। उपयोगिता का सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। वास्तविकता का सिद्धांत एक परियोजना विधि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनुभव का सिद्धांत ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और स्वतंत्रता का सिद्धांत तथा प्रजातांत्रिकता का सिद्धांत ये भी परियोजना विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में माना जाता है। सहसंबंध का सिद्धांत भी परियोजना विधि के सिद्धांत में आता है। और जो है सामाजिकता का सिद्धांत भी परियोजना विधि के सिद्धांत में ही काउंट किया जाता है। मितव्ययिता का सिद्धांत और समय का सिद्धांत, ये 10 सिद्धांत और भी सिद्धांत हैं। ये 10 सिद्धांत मुख्य रूप से परियोजना विधि के सिद्धांतों के रूप में माने जाते हैं। अब अगर आप प्रकार की बात करें, इस पर सब पर हम चर्चा करेंगे। उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, उपयोगिता का सिद्धांत क्या है, वास्तविकता का सिद्धांत क्या है, सारे सिद्धांतों पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहले हम टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अगर देखें आप तो इसको 2 प्रकार से माना जाता है, व्यक्तिगत परियोजना और सामूहिक परियोजना। लेकिन W.H. किलपैट्रिक जो हुए हैं, जो इसके फादर ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड कहे जाते हैं, इन्होंने 4 प्रकार के परियोजनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से रचनात्मक परियोजनाएं या कलात्मक योजनाएं, अभ्यासात्मक योजनाएं और समस्यात्मक योजनाएं, ये 4 तरह से। लेकिन थॉमस एम रिस्क जो हुए हैं, उन्होंने केवल 3 प्रकार की परियोजनाएं बताई हैं। उनके अनुसार जो है उत्पादक योजनाएं और सीखने से संबंधित योजनाएं तथा बौद्धिक या समस्यात्मक योजनाएं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इन दोनों विद्वानों में परियोजना के प्रकार के संबंध में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है। तो इस डिफरेंस को अगर दूर करते हुए देखा जाए तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक है व्यक्ति की दृष्टि से, तो व्यक्ति की दृष्टि से व्यक्तिगत परियोजनाएं और सामाजिक परियोजनाएं आ जाएंगी। और विषय की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उत्पादात्मक परियोजनाएं और उपभोक्ता परियोजनाएं, समस्यात्मक परियोजनाएं और अभ्यासात्मक परियोजनाएं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये 2 रूपों में बांट के सभी को इसमें समाहित किया जा सकता है। अब हम इस पर आते हैं, चर्चा करते हैं कि परियोजना विधि के गुण कौन कौन से हैं, क्यों इसको लागू किया जाए, विद्यार्थियों को इससे क्या लाभ है, क्या अध्यापक योजना विधि से पढ़ाएगा तो छात्रों के मानस पटल पर अपनी बात को अंकित कर पाएगा, क्या छात्रों को बेहतर सीखने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि प्रयोग पर आधारित होने के कारण परियोजना के द्वारा छात्रों को अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं कि जो सीखने के लिए जो बताया गया कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, तो करके सीखना जो एक तरह से बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है, या जो है लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन भी उपयोगी माना जाता है। जो सीखने के रूसो ने 4 सिद्धांत बताए थे, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग बाय डिस्कवरी। तो उसमें जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सीखने का सिद्धांत पर आधारित होने के कारण वास्तविक रूप से कार्य करके महत्वपूर्ण एवं वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी योजना पर कार्य करने से छात्रों को प्रजातांत्रिक माहौल मुहैया कराया जाता है, ताकि छात्र स्वतंत्रतापूर्वक कार्य को संपादन कर सकें। और इससे छात्रों
में सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, पारस्परिक प्रेम आदि प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है। यानी कोई योजना आप बनाते हैं, उसमें लोग मिलकर काम करते हैं, सभी छात्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसमें सहयोग, सहिष्णुता और पारस्परिक प्रेम का भाव जागृत होता है, जो प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। बाल केंद्रित होने के कारण परियोजना विधि छात्रों को वास्तविक लाभ पहुंचाती है। इसमें छात्र मानसिक व शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, जिससे छात्र का सर्वांगीण विकास भी होता है, यानी सर्वांगीण विकास इसमें संभव होता है। अगर हम देखें तो ये विधि व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है, जिससे छात्र सभी प्रकार के मानसिक स्तर के छात्रों को सीखने का अवसर मिलता है। यानी मानसिक स्तर पर छात्र एक तरह के नहीं होते हैं, मानसिक स्तर अलग अलग होता है, तो सभी प्रकार के छात्रों को सीखने का इससे अवसर मिलता है। इसमें छात्र मानसिक व शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। इससे छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं आत्म बलिदान के गुणों का विकास होता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें शिक्षण सिद्धांतों एवं शिक्षण सूत्रों का उपयोग किया जाता है। शिक्षण सूत्र क्या है आप नहीं जानते, इस पर हम चर्चा करेंगे फिर। तो एक तरह से इसमें शिक्षण सिद्धांतों और शिक्षण सूत्रों का उपयोग किया जाता है। ये विधि विद्यालय की शिक्षा को व्यावहारिक जीवन में से संबंधित करती है, यानी व्यावहारिकता लाती है, और जब तो वो शिक्षा बेकार है जिसमें व्यावहारिकता ना हो। ये विधि छात्रों में श्रम के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। आज लोग श्रम से घबराते हैं, श्रम का महत्व कम कर समझते हैं, इसलिए ये विधि जो है श्रम पर महत्व देती है और लोग श्रम करना सीखेंगे। बालकों को मानसिक थकान भी इस विधि में नहीं आती है। अब ये सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ कमियाँ भी होती हैं। हम अगर देखें तो इस विधि के कुछ दोष भी हैं, कुछ डीमेरिट, मेरिट्स और डीमेरिट हर चीज़ में होता है। इसकी डीमेरिट क्या है, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि परियोजना विधि के क्रियान्वयन में समय एवं शक्ति का अपव्यय होता है। समय ज़्यादा लगेगा, शक्ति ज़्यादा लगेगी, ये सही है। परियोजना विधि के द्वारा शिक्षण कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाता है, यानी व्यवस्थित ढंग से शिक्षण नहीं हो पाएगा। यदि इस विधि से पाठ्यक्रम के सभी प्रकरणों पर ज्ञान दिया जाए तो पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि समय कम लगेगा, पाठ्यक्रम पूर्ण करने का दबाव रहता है, पाठ्यक्रम पूर्ण करने का समय सीमा होता है। इसलिए ये विधि और सभी प्रकरण पर, यानी सभी टॉपिक पर प्रोजेक्ट के आधार पर पढ़ाना अनुचित भी होगा। सब पर प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा छात्रों में लेखन क्षमता विकसित नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें लेखन कार्य को बहुत कम स्थान दिया गया है। ये भी एक कमी इसकी है। इस विधि में कार्य का पुनरीक्षण भलीभांति नहीं हो पाता है। इसमें प्रत्येक समस्या पर शिक्षक को दिशा निर्देश देने होते हैं, जिसके कारण शिक्षक पर अधिक कार्यभार हो जाता है। अगर हम वास्तव में देखें तो निश्चित तौर पर इस विधि के माध्यम से शिक्षक की जो व्यस्तता है वो बढ़ जाती है। परियोजना के कार्य में पुनरीक्षण भलीभांति नहीं हो पाता, हमने इस पर चर्चा किया। ये विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी कदापि नहीं है, क्योंकि इस स्तर पर छात्र महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चुनने में असमर्थ होते हैं। उच्च कक्षाओं में तो कुछ उपयोगी है, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी नहीं है। इस विधि का उपयोग करने से विद्यालय के अन्य समस्त क्रियाकलाप अस्त व्यस्त हो जाते हैं। परियोजना विधि किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करने में असमर्थ है, क्योंकि यह विभिन्न विषयों के विभिन्न अंगों का अध्ययन अपनी इच्छा से करता है। तो ये विधि सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये परियोजना विधि के कुछ डिमेरिट्स हैं। वैसे इसके सोपानों में अगर देखें आप तो परिस्थिति का निर्माण करना इसका सोपान आता है, परियोजना या समस्या का चयन करना, परियोजना का कार्यक्रम बनाना, परियोजना का क्रियान्वयन और परियोजना का मूल्यांकन, परियोजना का लेखा रखना और सुझाव, ये सभी परियोजना विधि के अंतर्गत आते हैं। हम फिर आगे दूसरी विधि पर चर्चा करेंगे। आज यहीं से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।